इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इंपॉर्टेंट टॉपिक है एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए। कुछ बताएं पहले, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है? कुछ भी इससे रिलेटेड याद है तो बता दें। इसके टेस्ट में कम नंबर आए थे, या इसमें ये वाला टॉपिक होता है, कुछ कुछ भी बता दें अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। नहीं पूछेंगे, नहीं पूछेंगे, बता दें, बता दें। प्राइमरी कॉइल में करंट प्राइमरी कॉइल में से करंट पास करना और सेकेंडरी कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होती है। अगर हम प्राइमरी कॉइल में करंट को चेंज करें तो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से, कट इन मैग्नेटिक फील्ड की वजह से सेकेंडरी कॉइल में कुछ ईएमएफ डेवलप होता है। ईएमएफ एस कहलाता है, ईएमएफ इन सेकेंडरी कॉइल। ये प्रोसेस कहलाता है म्यूचुअल इंडक्शन। ये प्रोसेस क्या था? म्यूचुअल इंडक्शन। अगर हो तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ही रहा है ना, तो बताया तो सही है, ठीक है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की अगर हम बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट को जरा समझे तो भाई है क्या। देखिए, दुनिया में हर चीज की रिवर्स प्रोसेसिंग है। रिवर्स प्रोसेसिंग हर चीज की है, ठीक है। आप अच्छाई करेंगे पलट के अच्छाई मिलेगी, बाकी खुद ही समझ सकते हैं, ठीक है। बहरहाल, आप इंटर कन्वर्जन के लिहाज से भी बात करें ना, तो कंडीशन क्या है कि भाई अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी से लाइट एनर्जी डेवलप हो रही है, अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी से लाइट डेवलप हो रही है तो लाइट लाइट से इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी तो डेवलप होती है। सोलर लगा। इसी तरह से फॉर एग्जाम्पल कि अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी से विंड एनर्जी डेवलप होती है तो विंड के थ्रू इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी डेवलप होती है। अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन E इज इक्वल्स टू MC स्क्वायर, अगर मैटर से एनर्जी बनती है तो एनर्जी से वापस मैटर भी तो बनता है। तो हर चीज की रिवर्स प्रोसेसिंग है, ठीक है। तो साइंटिस्ट ने, बहुत सारे साइंटिस्ट ने इस पे एक्सपेरिमेंट किए कि अगर करंट के थ्रू फोर्स डेवलप होती है, अगर करंट के थ्रू फोर्स तो डेवलप होती है ना, वो सेकंड टॉपिक था। फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड। थर्ड टॉपिक, टॉर्क एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम करंट को सप्लाई करें तो करंट सप्लाई की वजह से टर्निंग इफेक्ट या फोर्सेस वगैरह तो लग रही होती है, ठीक है। अब जब करंट के थ्रू फोर्स है तो फोर्स के थ्रू करंट भी होना चाहिए। ये बेस था बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का। बहुत सारे साइंटिस्ट ने इसके एक्सपेरिमेंट किए कि किसी तरह से फोर्स के थ्रू करंट डेवलप हो जाए। मगर इसका पहला सवाल, मगर इसका पहला सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट किसने किया था? फैराडे ने। ठीक, फैराडे ने इसका पहला एक्सपेरिमेंट किया था। और उन्होंने क्या किया था शायद? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन किया था, और क्या, सही है। मगर कैसे? इन्होंने क्या किया, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड डेवलप की। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। कैसे? एक साइड पे रखा नॉर्थ पोल, इस नॉर्थ का साउथ अलग है, और इस नीचे की तरफ रखा है साउथ पोल, उस साउथ का नॉर्थ अलग है, बीच में स्पेस है, और स्पेस में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रही है। किस तरह से? ये डायग्राम की फॉर्म में भी साथ साथ शो कर देते हैं कि भाई इधर जो है वो फॉर एग्जांपल एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल, इस वाली साइड पे जो है वो एक मैग्नेट का साउथ पोल, इधर नॉर्थ इधर साउथ, ठीक है। नॉर्थ साउथ के बीच में हम तो बुक के अकॉर्डिंग देख रहे होते हैं तो बहुत सारी जगह पे लाइन ऑफ फोर्सेस का डायरेक्शन बना हुआ होता है। मगर एप्टीट्यूड टेस्ट में ज्यादातर जगहों पे डायरेक्शन नहीं बना हुआ होता, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि आप ये जानते हैं कि मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस नॉर्थ से एमिट हो रही हैं और साउथ में एब्जॉर्ब हो रही हैं। तो उनको जो लग रहा है, हमें भी इसको प्रूव करना है कि हाँ, आपको सही लग रहा है, सही, कि मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस का डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ की तरफ इस तरह से यहां पे डेवलप हो रहा है। अब इसके बाद फैराडे ने क्या किया, यहां पे बना के रखा है एक रेक्टेंगुलर कॉइल। मैं डेरिवेशन की किसी बात ही नहीं कर रहा, मैं तो बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूं। फैराडे ने यहां पे कॉइल बना के रखा जिसमें ये डिवाइस लगी हुई थी। ये डिवाइस कौन सी है? इस डिवाइस को ऐसे भी बनाते हैं, गेल्वानोमीटर। गेल्वानोमीटर लगा हुआ, ठीक है। गेल्वानोमीटर क्यों लगाया था? कि वो करंट को मेजर भी करे, अगर ईएमएफ करंट डेवलप हो रहा है तो वही मेजर करे, और डायरेक्शन को भी मेजर करे कि डायरेक्शन क्या है, ठीक है। इसके बाद इसने राइट लेफ्ट मूव कराना शुरू किया, मगर उससे पहले ये कॉइल किस चीज का हो सकता है? कॉइल किस चीज का होगा? कॉपर का। अच्छा, कंडक्टिव मटेरियल चाहिए, आयरन का कॉइल नहीं होना चाहिए।
क्योंकि आयरन तो मैग्नेटिक सब्सटेंस है ना। अगर बीच में मैग्नेटिक सब्सटेंस रख दिया तो लाइन ऑफ फोर्सेस तो कॉइल के अंदर आके घूम जाएंगे, क्योंकि मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस पहले बात हो चुकी है हमारी। मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस, इलेक्ट्रिकल लाइन ऑफ फोर्सेस, करंट, इंसान हमेशा उस ट्रैक पे मूव करते हैं जहां पे मूव करना आसान काम होता है। मतलब अगर आसानी से सारी चीजें अवेलेबल हो जाए तो हम आगे बढ़ना बंद कर देते हैं। फायदा क्या? फॉर एग्जाम्पल, आप अभी इंटर करके आपकी जॉब लग जाए और जॉब लग के आपको 10 लाख रुपए महीने के मिलने शुरू हो जाए, क्या आप आगे पढ़ेंगे? जो पढ़ेगा वो बेवकूफ होगा, मैं तो नहीं पढ़ूंगा। सीधी सी बात है। 3 दफा मैंने एमफिल के लिए रजिस्टर किया है, तीनों दफा नहीं पढ़ा। पैसे नहीं मिल रहे थे ना आगे यार, फायदा नहीं था कुछ भी, फीस भी दो पढ़ो भी, मतलब ये क्या बात है। अब बाय कंडीशन जो है वो क्या है कि भाई, अगर मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस आयरन कॉइल के अंदर आई ना तो उसी में ही घूम जाएंगी, क्रॉस करके नहीं जाएंगी। मगर कॉपर है तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस उसमें से क्रॉस करके चली जाएगी। नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस में से मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस हो जाती है, और मैग्नेटिक सब्सटेंसेस के अंदर फील्ड आके रिवॉल्व कर देती है, वो क्रॉस ही नहीं कर पाती। तो यहाँ पे रखा कॉपर का कॉइल। अब देखिए, थ्योरी में या एप्टीट्यूड टेस्ट में हम बहुत डिटेल पे नहीं जाते, मगर एक जनरल कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर होना चाहिए। अब मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस कॉइल के अंदर से क्रॉस करती हुई जा रही, अगर कॉइल को राइट लेफ्ट मूव करेंगे तो क्या होगा? चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स आएगा ना। चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स भी बोलते हैं। दूसरी टर्म क्या है? कटिंग ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड कॉइल को कट करती है। कट करने का मतलब ये नहीं अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर देती है, इसके अंदर से गुजरती हुई जाती है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। जब कॉइल के अंदर से मैग्नेटिक फील्ड गुजरती भी जाएगी तो वायर, कॉइल किस चीज का है? कॉपर का। कॉपर में क्या है? बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। वो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे एक्सर्ट करेंगे। जब उस पर लगेंगी तो फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होगा? मूव कर जाएंगे ना। फ्री इलेक्ट्रॉन मूव कर गए, इसका मतलब है ईएमएफ डेवलप हो गया, इसका मतलब है करंट डेवलप हो गया। तो अब बाय कंडीशन जब भी चेंज ऑफ फ्लक्स आएगा या कटिंग ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगा तो इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स पे कुछ अनबैलेंस फोर्स लगेगी, इलेक्ट्रॉन मूव करना शुरू हो जाएंगे, यानी ईएमएफ डेवलप होगा। और विदाउट एनी सोर्स है, बैटरी के बगैर है, तो ये जो ईएमएफ डेवलप होता है फिर ये कहलाता है इंड्यूस्ड ईएमएफ। सही है। इंड्यूस का मतलब होता है इंटरनली जनरेटेड। इंटरनली जनरेटेड फोर्स लगी, इलेक्ट्रॉन मूव करना शुरू हो गए, मतलब कुछ ईएमएफ डेवलप हो गया। और ये वाला ईएमएफ कौन सा था भाई? इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो इसके अंदर डेवलप होना शुरू हो गया। फैराडे ने पहली दफा ये सक्सेसफुल कामयाब एक्सपेरिमेंट किया, और इसकी जो डेफिनेशन थी ना पूरी, वो इसने फर्स्ट लॉ में बताई थी। फैराडेस के 2 लॉज है ना, उसने फर्स्ट लॉ में इसने डेफिनेशन को एक्सप्लेन किया था कि व्हेन एवर द कॉइल और कंडक्टर इज मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड, एन ईएमएफ, an EMF will be induced in it due to the change in magnetic flux or cutting of magnetic field, then this phenomena is called as electromagnetic induction। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है और क्यों है, ये बात समझ में आ रही है कि जब हम कॉइल को मूव करते हैं तो इसके अंदर से फील्ड गुजरती हुई जाती, और वायर के अंदर, कॉपर के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है उन पे अनबैलेंस फोर्स सकती है, वो इलेक्ट्रॉन मूव करना शुरू हो जाते हैं, और ये पूरा फिनोमेना कहलाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है। ये तो एक तरीका था। क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम कॉइल को स्टैटिक कर दें और मैग्नेट्स को मूव करें? देखिए इसमें क्या हो रहा है, इस वाले फिनोमेना में प्रोसेस वन हम कह सकते हैं, इसमें क्या हो रहा है? फील्ड स्टैटिक है, मैग्नेट फील्ड स्टैटिक है, कॉइल मूविंग है। अगर हम कॉइल को स्टैटिक कर दें और फील्ड को मूव करें, ईएमएफ जो है वो तब भी डेवलप होगा। मतलब सेकंड पॉसिबिलिटी यही है कि अगर फॉर एग्जांपल इधर हमारे पास जो है वो यहां पे पूरा एक कॉइल है, किसी भी तरह का, यहां पे पूरा एक कॉइल है, इधर लगा हुआ है वो एक गिलवानोमीटर, इधर यहां पे एक मैग्नेट है। अब मैग्नेट के लिहाज से एक साइड इसकी नॉर्थ और एक साइड जो है वो इसकी साउथ है। मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस अभी भी इमिट हो रही हैं, और मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस कॉइल के अंदर से यहां पे पूरी क्रॉस करती हुई जाए। कोई मसला नहीं, हम लोग खामोश हो जाएंगे। अगर हम यहाँ पे मैग्नेट को भी अप एंड डाउन मूव करें तो अप एंड डाउन मूव करने से क्या है? ओवरऑल चेंज इन फ्लक्स तो आ रहा है ना, कटिंग इन मैग्नेटिक फील्ड तो है। और अगर चेंज इन फ्लक्स आया या कटिंग ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हुई
तो इससे भी क्या है, यहां पे इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो डेवलप होना चाहिए। तो बाय कंडीशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है कि अब ईएमएफ का जनरेशन है, करंट का जनरेशन है बाय द चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। भैया डेफिनेशन या फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट क्या था कि वेन एवर द कॉइल और कंडक्टर इज मूविंग और मैग्नेटिक फील्ड इज मूविंग, जैसे चाहे लिखे हैं, then EMF will be induced in it due to the change in magnetic flux या cutting of magnetic field, then this phenomena is called as electromagnetic induction। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है? अच्छा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में कौन सी एनर्जी में कन्वर्जन हो रहा है, मतलब कौन सी एनर्जी, उसूलन तो हमें ये नहीं बोलना चाहिए कौन सी एनर्जी क्रिएट हो रही है। एनर्जी क्रिएट नहीं होती, कन्वर्ट होती है। तो मैंने अल्फाज के इस्तेमाल किए, कौन सी एनर्जी में कन्वर्जन हो रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्जन हो रहा है। कौन सी एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्जन हो रहा है? हाँ, शाबाश। मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्जन हो रहा है। याद रखिएगा, मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्जन हो रहा होता है इन केस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो मैकेनिकल एनर्जी मतलब एक तरह की काइनेटिक एनर्जी हम सप्लाई कर रहे हैं या तो कॉइल को या मैग्नेट को, और उसकी वजह से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्जन होता जा रहा है। ठीक है। अच्छा, ये ईएमएफ ऑपोजिट डायरेक्शन में डेवलप हो रहा है। कॉइल को मूव करा रहे थे राइट, ईएमएफ कैसे डेवलप हो रहा है, लेफ्ट। ये ईएमएफ हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में डेवलप होता है। जिस डायरेक्शन में मूवमेंट करें, ईएमएफ उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में डेवलप होता है। ये बात कौन से साइंटिस्ट ने बताई? लेंसेज। तो ये लेंसेज का कॉन्सेप्ट था, पहली दफा लेंसेज ने ये बात बताई। ये लेंसेज लॉ कहलाता था। याद है लेंसेज लॉ का स्टेटमेंट क्या था कि द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन अ कॉइल इज ऑलवेज ऑपोजिट टू द कॉस प्रोड्यूसिंग इट, ये डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट, कि जिस डायरेक्शन में आप कॉइल को मूव कराएंगे, इंड्यूस्ड ईएमएफ हमेशा उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में डेवलप होगा। इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन और मूवमेंट का डायरेक्शन हमेशा ऑपोजिट होता है। इसीलिए लेंसेज लॉ को एक लॉ ऑफ मोशन से भी लिंक किया जाता है, पूछा जाता है एमसीक्यूज में, थ्योरी में भी आया हुआ। लेंसेज लॉ को कौन से लॉ ऑफ मोशन, और क्या बताऊं भाई, कौन से लॉ ऑफ मोशन से लिंक करते हैं? लॉ ऑफ मोशन तीन है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। लेंसेज लॉ को कौन से लॉ से लिंक करते हैं? फर्स्ट सेकंड दोनों गलत। इतनी अच्छी बात है। नहीं आएगा, नहीं आएगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन नहीं आएगा, नहीं है। लेंसेज लॉ बेसिकली थर्ड लॉ ऑफ मोशन से लिंक किया जाता है। भाई साहब बात नहीं करें यार, थोड़ी देर तो है। क्योंकि देखिए, अब थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या था, थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या था ये तो बताएं, मक्का अमल ना। एवरी एक्शन एज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो यार आप जिस डायरेक्शन में मूवमेंट करा रहे हैं, मूवमेंट कराना आपका एक्शन है, और जो ईएमएफ डेवलप हो रहा है वो ऑपोजिट है ना, मतलब रिएक्शन है। तो एक्शन और रिएक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है, मतलब थर्ड लॉ ऑफ मोशन से लिंक करता है बेसिकली। ये लेंसेज लॉ पूछा जाता है कि लेंसेज लॉ लिंक्स या रिलेटेड टू डैश लॉ, और उसमें अलग अलग करके लॉस दिए हुए होते हैं। अच्छा, कुछ लोगों ने बोला लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो अगर ऑप्शन में ऐसे लिखा हुआ हो कि लेंसेज लॉ रिलेटेड टू डैश, और उसमें दो ऑप्शन, तीन ऑप्शन दिए हुए, एक ऑप्शन दिया हुआ हो कि लेंसेज लॉ लिंक कर रहा है थर्ड लॉ ऑफ मोशन से, फिर एक और दिया हुआ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से, और ऑप्शन सी दिया हुआ है बोथ ऑफ देम आर करेक्ट। फिर आंसर क्या देंगे? तभी ए। हाँ, तभी आंसर क्या होगा? ए। अपने रिक्वायर्ड आंसर को ऑप्शंस के लिहाज से कभी नहीं बदलते। सही बता रहा हूं। बहरहाल लेंसेज लॉ को लिंक करते हैं हमेशा थर्ड लॉ ऑफ मोशन से। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो डिफरेंट जाता है। अच्छा देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में फैराडेज के दो लॉज थे। फैराडेज के दो लॉज। पहले लॉ में तो भाई साहब थोड़ी देर पढ़ लें सुकून से।
पहले लॉ में तो ये चीज बताई गई थी कि वेन एवर द कॉइल इज मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड एंड ईएमएफ विल बी इंड्यूस्ड इन इट ड्यू टू द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स देन दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मतलब फर्स्ट लॉ में तो एक तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की डेफिनेशन प्रोसेस आ जाता है। मेन है सेकंड लॉ। सेकंड लॉ का स्टेटमेंट अभी इत्तेफाकन दिमाग से निकल गया, भूल गया। सेकंड लॉ का स्टेटमेंट क्या था, उसका फॉर्मूला भी था। फर्स्ट लॉ का तो फॉर्मूला नहीं है, तो फर्स्ट लॉ में तो प्रोसेस बताया भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को होता क्या है। सेकंड लॉ में फॉर्मूला भी था, एन डेल्टा फाइ अपॉन डेल्टा टी। हाँ सही है, फॉर्मूला भी सही बताया, माइनस साइन भी लगाते थे, लेफ्ट पे ईएमएफ भी होता था, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, मतलब रिलेशन में बताया गया है कि ईएमएफ इंड्यूस्ड इन अ कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। डेल्टा फाइ अपॉन डेल्टा टी का मतलब क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स आप बढ़ा दें ईएमएफ बढ़ जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स कम कर दें ईएमएफ कम हो जाएगा। इस रिलेशन से तो यही पता चल रहा है। इसको थोड़ा सा अगर हम सिंपल करें, थोड़ा सा आसान करें, तो भाई फिजिकली सोचें, अगर एक मैग्नेटिक फील्ड है यूनिफॉर्म, कॉइल रखा हुआ है, कॉइल को हम स्लो स्लो मूव करा रहे हैं। अगर हम कॉइल को स्लो मूव करा रहे हैं तो भाई रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स कम है ना, एक सेकंड का चेंज ऑफ फ्लक्स कम आ रहा है। तो ऐसे केस में क्या होगा, मैग्नेटिक फोर्स भी इलेक्ट्रॉन पे कम लगेगी, कम फोर्स लगेगी, इलेक्ट्रॉन भी स्लो घूमेंगे। जब आप कॉइल को स्लो लाएं तो फोर्स भी कम लगेगी। जब फोर्स कम लग रही है, लाजमी सी बात है, फॉर एग्जाम्पल सोचें कहीं पे छोटे छोटे से पत्थर पड़े हैं ना, आप झाड़ू दे रहे हैं, तिनके वाली झाड़ू नहीं, जमादार के पास जिसमें हैंडल में भी लकड़ी लगाई हुई होती है, ऐसे फैली हुई सही है। अगर इससे आप स्लो मूव करा रहे हैं तो क्या होगा, पत्थर पे अगर झाड़ू लगेगी भी तो पत्थर भी स्लो मूव करेगा। अब तेज झाड़ू दे रहे हैं तो क्या होगा, पत्थर भी मूव करता हुआ दूर तक जाएगा। ऐसी बात है ना कुछ यहाँ पे भी, पता नहीं लोग क्या समझेंगे। और ये लोग तो रिकॉर्डिंग लगा के वॉल्यूम भी बढ़ा देते हैं साथ साथ, यार ये गलत बात है, यूट्यूब पे डायरेक्ट डाल देते हैं। अच्छा है अपने सारे काम पूरे हो चुके, वरना तो मैं बदनाम हो जाता है, अल्लाह माफ करे। बहरहाल पता नहीं क्यों, खैर बात करते हैं इस बारे में। बहरहाल क्या है कि भाई अगर जो है वो कॉइल को हम स्लो मूव करा रहे हैं तो क्या होगा, चेंज ऑफ फ्लक्स कम आएगा, फोर्स कम लगेगी, करंट कम डेवलप होगा। अगर हम इसको तेज तेज मूव कराना शुरू कर दें तो क्या होगा, तेज तेज मूव कराने से पूरी बात समझिएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स बढ़ेगा। कॉइल तेज मूव कर रहा है, इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन से फोर्स भी ज्यादा लगेगा। जब इलेक्ट्रॉन पे फोर्स ज्यादा लगेगी तो इलेक्ट्रॉन भी क्या होगा, तेज रिवॉल्व करेंगे, मतलब ईएमएफ जो है यहाँ पे बढ़ जाएगा। इसीलिए सेकंड लॉ को, फैराडेज के सेकंड लॉ को लिंक करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से। फैराडेज का जो सेकंड लॉ है इसको लिंक करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। कि अगर आप मैकेनिकल एनर्जी कम इस्तेमाल कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी क्या है, कम डेवलप हो रही है। आप मैकेनिकल एनर्जी ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं तो क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी ज्यादा डेवलप हो। ऐसा ही तो बाइक में भी होता है, ऐसा ही जनरेटर में भी होता है, हर इंजन में ऐसा ही तो होता है नहीं। अच्छा, जनरेटर में और बाइक के इंजन में, यानी बाइक में और जनरेटर में क्या फर्क है? जनरेटर में मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल है और बाइक में भी यही। इंजन दोनों का सेम है। जब भी आप देखें जो बाइक वाले होते हैं ना, मोटरसाइकिल वाले, वो जनरेटर भी सही कर रहे होते हैं, क्योंकि इंजन की कंपोजिशन, इंजन की कंस्ट्रक्शन बिल्कुल एक जैसी होती है। ठीक है, बस फर्क क्या है, आप नॉर्मली बाइक पे जो है वो रेस दे सकते हैं, जनरेटर में वो साइड से जाके रेस देनी पड़ेगी, वरना नॉर्मली रेस का ऑप्शन नहीं होता उसमें। मगर होता क्या है, एक साइड पे नॉर्थ पोल, एक साइड पे साउथ पोल, ठीक है, बीच में कॉइल होता है, वो कॉइल घुमा रहे होते हैं हम बाय यूजिंग मैकेनिकल एनर्जी। पेट्रोल डलवाया, पेट्रोल से कंबस्शन हुआ, कंबस्शन के थ्रू हीट डेवलप हुई और हीट के थ्रू वो कॉइल घूमना शुरू हो गया। ठीक है, अगर ये स्लो घूम रहा है, आप रोड पे जा रहे हैं नॉर्मल कांस्टेंट स्पीड से, तमीज से जा रहे हैं, ठीक है, अब क्या कांस्टेंट स्पीड से कॉइल घूम रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स कांस्टेंट, ईएमएफ भी कांस्टेंट है, करंट कांस्टेंट जा रहा है, बाइक नॉर्मल स्पीड पे चल रही। फिर आपको कुछ हुआ, ये लोग रिकॉर्डिंग करते बोल भी नहीं सकते, ये लोग भी बैठे हुए हैं। तो एकदम से रेस दे दी, आसान बात क्या, एकदम से रेस दे दी। अब क्या हुआ, यही कंपैरिजन तो मैं हर जगह, अल्लाह माफ करे, दुनिया में परेशान और जलील कराता है। मगर कंपैरिजन कुछ चीजों में अच्छा भी होता है, अगर हम अच्छी चीजों में कंपैरिजन नहीं करते, मसला सिर्फ ये है।
तो बाय कंडीशन क्या है कि भाई आप अगर आपने रेस दी, ज्यादा पेट्रोल आया, ज्यादा कंबस्शन हुआ, कॉइल तेज घूम रहा है। जब कॉइल तेज घूमेगा रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स ही बढ़ा ना भाई। रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स बढ़ा, ज्यादा करंट डेवलप। और जब कॉइल में ज्यादा करंट बाइक में डेवलप हो रहा होता है तो बाइक की स्पीड, बाइक की वेलोसिटी एकदम से इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है। तो यार अब यही काम जनरेटर में भी हो रहा है। जनरेटर में हम कोई रेस खुद से नहीं दे रहे। इमेजिन करें कि एक जनरेटर है 5 kVA का। 5 kVA का एक नॉर्मल जनरेटर था, घर की सारी चीजें उस पर चल रही थी, फ्रिज भी चल रहा था, फ्रीजर भी चल रहा था, बस एसी और इस्त्री वगैरह नहीं चल रहे। एकदम से किसी ने क्या किया, इस्त्री ऑन कर दी। होते हैं ना इस तरह के मासूम, सो कॉल्ड मासूम लोग हमारे, ठीक है। इस्त्री ऑन कर दी एकदम से, क्या होता है? नहीं नहीं, ऐसे बंद नहीं होता। पहले जनरेटर एकदम से शोर करना शुरू हो जाता। वो क्या है, वो ऑटो पे है। वो ज्यादा ईएमएफ चाहिए, ज्यादा करंट चाहिए, तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली अपनी स्पीड बढ़ाता है। पहले एकदम से वो शोर करता है, फिर घर में कोई फिर और कोई शोर करता है, ठीक है। फिर वो एकदम से शोर कर रहा है, मतलब वो बहुत तेज घूम रहा है, कोशिश कर रहा है कि उसकी रिक्वायरमेंट को पूरा कर दे, मगर रिक्वायरमेंट पूरा नहीं कर पाता। तो फिर क्या होता है, टर्न ऑफ होकर एकदम से वो बंद हो जाता है। तो बाय कंडीशन क्या है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स किसी भी लिहाज से देखें, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स ईएमएफ से हमेशा जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही होता है, ठीक है। इसीलिए सेकंड लॉ में बताया गया कि ईएमएफ इंड्यूस्ड इन अ कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। और इसमें एक नेगेटिव साइन भी लगा दिया। नेगेटिव साइन क्यों? अकॉर्डिंग टू लेंजेस लॉ, कोई भी इंड्यूस्ड ईएमएफ का रिलेशन होगा तो नेगेटिव साइन जरूर आएगा। और न्यूमेरिकल में नेगेटिव साइन यूज नहीं करते, ये बात भी बताइए, ठीक है। तो नेगेटिव साइन यूज हो रहा है डायरेक्शन की अपोजिशन, मतलब लेंजेस लॉ। और ये सेकेंड लॉ किससे लिंक करता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसके बाद ईएमएफ, अच्छा प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो फिर क्या होता है? एक इज इक्वल्स टू और कांस्टेंट आता है। मतलब रिलेशन ये वाला बनता है, ईएमएफ इज इक्वल्स टू माइनस एन डेल्टा फाइ अपॉन डेल्टा टी, माइनस एन डेल्टा फाइ अपॉन डेल्टा टी। इसमें ये तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की बेसिक्स थी कि जो भी ईएमएफ इंड्यूस होगा उसकी रीजन क्या है, वजह क्या है, कि बस चेंज इन फ्लक्स आया, कट इन मैग्नेटिक फील्ड आया, तो ईएमएफ तो डेवलप होना ही है, ठीक है। और ये तो आप लोगों ने थ्योरी में पढ़ा है। इसकी 3 एप्लीकेशंस थी, जिसमें एक एप्लीकेशन तो आप लोगों ने बता दी थी, म्यूचुअल इंडक्शन और सेल्फ इंडक्शन। मोशनल ईएमएफ भी तो पढ़ा होगा। हाँ, है वीबीएल साइन थीटा का एक रिलेशन होता है, जनरेटर में यूज होता है। अलग से पढ़ा होगा, मगर पढ़ा तो हो। ये उसके बगैर जनरेटर का टॉपिक नहीं हो सकता ना। अब एक थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक, ये लिंक कर रहा है पुराने वाले टॉपिक से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से भी लिंक करेगा। वो सोलेनॉइड पे अप्लाई करते थे राइट हैंड रूल, कि जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है उस डायरेक्शन में अगर फिंगर्स की कर्लिंग करें तो थंब का डायरेक्शन नॉर्थ को रिप्रेजेंट करता है। वो राइट हैंड रूल जो था, राइट हैंड ग्रिप रूल ऑन अ सोलेनॉइड, वो यहां पे इन्वॉल्व हो गया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इन सोलेनॉइड। अब सोलेनॉइड में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन करवा रहे हैं, अभी तो सिंपल कॉइल था ना। अब सोलेनॉइड, डायग्राम्स बना लीजिएगा। यहां पे कार्डबोर्ड का पीस है, कार्डबोर्ड का पीस। और इस कार्डबोर्ड के पीस के ऊपर यहाँ पे वायर की सारी वाइंडिंग की हुई है, मतलब यहाँ पे एक सोलेनॉइड बनाया हुआ है। नीचे की तरफ कौन सी डिवाइस लगी हुई है? गैल्वेनोमीटर।
ये 4 डायग्राम बनी हुई है और बिल्कुल एक जैसी डायग्राम बनी हुई है। अब इसमें से मैग्नेट गुजरेगा, मैग्नेट क्रॉस करेगा इसके अंदर से, और जब मैग्नेट इसके अंदर से पास हो रहा होगा तो भाई चेंज इन फ्लक्स तो आएगा ना। मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस सोलेनोइड को क्रॉस करती भी जाएंगी। सोलेनोइड में चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स आएगा, मतलब कुछ ईएमएफ डेवलप होगा। और जब सोलेनोइड में करंट घूमेगा तो एक साइड बनेगी नॉर्थ और एक साइड बनेगी साउथ। उसके हिसाब से हमें बताना है कौन सी साइड नॉर्थ होनी चाहिए, कौन सी साइड साउथ होनी चाहिए सोलेनोइड की। और फिर जब करंट फ्लो करेगा तो करंट फ्लो करने से गैल्वानोमीटर किधर डिफ्लेक्ट करेगा, राइट डिफ्लेक्ट करेगा, लेफ्ट डिफ्लेक्ट करेगा, किधर जाएगा, ठीक है। इसके लिए अब डायग्राम में एडिशन करते हैं कि यहां पे एक मैग्नेट इसमें एंटर हो रहा है और इस डायग्राम के अकॉर्डिंग वही मैग्नेट अब निकल के बाहर की तरफ जा रहा है। मतलब वही सीक्वेंस बन रही है, नॉर्थ इधर, साउथ इधर, ये मैग्नेट निकलता हुआ गया। मतलब डायग्राम 1 और डायग्राम 3 एक दूसरे की सीक्वेंट डायग्राम्स है ये सीक्वेंस में। और डायग्राम 2 अब रिवर्स पोल लेकर आए, दूसरा पोल लेकर आए। दूसरा पोल लाने का मतलब साउथ और यहां पे नॉर्थ। अब एंटरिंग पोल कौन सा है, साउथ है। और सेकंड डायग्राम, फोर्थ डायग्राम एक दूसरे की सीक्वेंट है, मतलब यहां पे लीविंग पोल कौन सा बनेगा फोर्थ डायग्राम में, 2 और 4 लिंक्ड है। मैग्नेट एंटर हुआ तो साउथ कौन सा था, एंटरिंग पोल था। अब जब ये लीव करेगा डायग्राम नंबर 4 में तो लीविंग पोल कौन सा बनेगा, लीविंग पोल नॉर्थ, और ये हो गया साउथ जो कनेक्टेड पोल। अब इसमें देखिए चेंज इन फ्लक्स की वजह से कुछ ईएमएफ डेवलप होता है। ईएमएफ डेवलप होगा, करंट फ्लो करेगा, करंट फ्लो के लिहाज से सोलेनॉइड की भी एक साइड बन जाएगी नॉर्थ, एक साइड बन जाएगी साउथ, ठीक है। अब इसको याद करना है कि भाई जब मैग्नेट को एंटर कर रहे हैं तो चेंज इन फ्लक्स की वजह से करंट फ्लो कर रहा है, करंट फ्लो करेगा, एक साइड नॉर्थ एक साइड साउथ बनेगी। कौन सी साइड नॉर्थ, कौन सी साइड साउथ बनेगी, इसके लिए बस ऐसे ही, पढ़ाई लिखाई से ताल्लुक नहीं है, लूज रूल बना लिया। लूज रूल, लूज रूल क्या है, एल का मतलब है लीविंग, एल का मतलब है लीविंग, ओ का मतलब है ऑपोजिट, एस का मतलब है सिमिलर, और ई का मतलब है एंटरिंग। लिख देते हैं, एल का मतलब लीविंग, ओ का मतलब ऑपोजिट, एस का मतलब है सिमिलर, और ई का मतलब है एंटरिंग। मतलब लीविंग पोल ऑपोजिट पोल डेवलप करता है। लूज रूल, लीविंग पोल ऑपोजिट पोल डेवलप करेगा, और सिमिलर कौन सा होगा, एंटरिंग पोल। लीविंग पोल ऑपोजिट पोल डेवलप करेगा, और सिमिलर कौन सा होगा, एंटरिंग पोल। सिमिलर पोल एंटरिंग होता है, लीविंग पोल हमेशा ऑपोजिट डेवलप करता है। कैसे, मतलब क्या है इस बात का, डायग्राम नंबर 1 के बारे में जरा सोचें। डायग्राम 1 में एंटरिंग पोल कौन सा है, नॉर्थ। तो एंटरिंग पोल सिमिलर होता है हमेशा एंटरिंग पोल, एस ई से सिमिलर होता है एंटरिंग पोल, मतलब यहां पे बनेगा नॉर्थ। डायग्राम 2 में एंटरिंग पोल कौन सा है, साउथ, तो यहां पे कौन सा बनेगा, साउथ। जब एक साइड पता चल गई तो दूसरी साइड तो बता सकते हैं ना, कि अगर डायग्राम 1 में सोलेनॉइड की एक साइड नॉर्थ है तो दूसरी साइड कौन सी होनी चाहिए, साउथ होनी चाहिए। इसी तरह से नीचे वाली डायग्राम, डायग्राम 2 में अगर सोलेनॉइड की लेफ्ट हैंड साइड साउथ है तो राइट हैंड साइड क्या होनी चाहिए, नॉर्थ होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सिमिलर हमेशा एंटरिंग पोल डेवलप हो रहा हो, और लीविंग पोल हमेशा ऑपोजिट पोल डेवलप करता है। लीविंग पोल ऑपोजिट, डायग्राम 3 लीविंग पोल कौन सा है, डायग्राम 3 में साउथ है, तो ये वाली साइड क्या हो जाएगी, नॉर्थ। इसी तरह से अब डायग्राम नंबर 4 में लीविंग पोल कौन सा है, नॉर्थ, तो लीविंग पोल हमेशा ऑपोजिट डेवलप करता है, तो ये वाली साइड कौन सी हो जाएगी, इसकी साउथ। अब यहां पे नॉर्थ था तो इधर साउथ होना चाहिए, और अगर नीचे डायग्राम नंबर 4 में राइट हैंड साइड पे साउथ है तो लेफ्ट हैंड साइड पे यहां पे नॉर्थ होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज डायग्राम पे किस तरह से अप्लाई की, इसे लूज रूल के नाम से याद रखिएगा, कि लीविंग पोल हमेशा ऑपोजिट पोल डेवलप करता है। कहां पे, ये बात समझ में आ रही है, लीविंग पोल हमेशा क्या करेगा, ऑपोजिट पोल डेवलप करेगा। लीविंग पोल हमेशा ऑपोजिट पोल डेवलप करेगा, ठीक है। और सिमिलर कौन सा होगा, एंटरिंग पोल, सिमिलर होगा हमेशा एंटरिंग पोल। इससे एक चीज और याद रखिएगा, बताया जाता है कि अगर कोई मैग्नेट आप कॉइल में एंटर कर रहे हैं तो रिपल्जन होगी, अट्रैक्शन होगी।
अगर किसी मैग्नेट को आप कॉइल में एंटर करवा रहे हैं तो एंटर करते हुए रिपल्जन होगी, अट्रैक्शन होगी? रिपल्जन होगी, क्योंकि सेम पोल बन जाता है तो यहां पे हमेशा रिपल्जन होगी। और अगर मैग्नेट कॉइल के अंदर से क्रॉस करता हुआ बाहर निकल रहा है तो क्या होगा? अट्रैक्शन होगी। ये बात क्लियर रखिएगा, सही है? तो ऑपोजिट पोल्स की वजह से अट्रैक्शन और एंटर होते हुए सेम पोल्स की वजह से रिपल्जन। अब डिफ्लेक्शन, आखिरी बात आज के लिहाज से डिफ्लेक्शन का बताएं। और राइट हैंड रूल के लिहाज से कि डायग्राम नंबर वन में अगर हम नॉर्थ के लिहाज से, नॉर्थ वाली साइड पे थंब और थंब के लिहाज से करंट का डायरेक्शन देखें। पहले हम करंट से नॉर्थ ढूंढते थे, करंट की डायरेक्शन से नॉर्थ ढूंढते थे, अब नॉर्थ से हम करंट का डायरेक्शन ढूंढेंगे। इसके हिसाब से जरा सोचें कि अब डायग्राम नंबर वन में पॉइंटर डिफ्लेक्शन किधर होनी चाहिए। ठीक है, देखिएगा गौर से। अगर हम डायग्राम नंबर वन के लिहाज से बात कर रहे हैं ना, नॉर्थ की डायरेक्शन में रखा था हम, फिंगर्स की कर्लिंग ऐसे है। पूरी बात समझ में आ रही है तो जरा देखिएगा, कोई भी डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। नॉर्थ, डायग्राम नंबर वन, नॉर्थ के डायरेक्शन में रखा हमने थंब को, तो फिंगर्स की कर्लिंग कैसे जा रही है? ऐसे जा रही है। फिंगर्स की कर्लिंग ऐसे, ठीक है। अब फिंगर्स की कर्लिंग ऐसे है तो करंट जब यहां से पूरा रिवॉल्व करके डाउन हुआ, यहां से राइट जा रहा है करंट, तो पॉइंटर डिफ्लेक्शन भी कैसे होनी चाहिए? टूवर्ड्स राइट। पॉइंटर डिफ्लेक्शन कैसे होनी चाहिए? टूवर्ड्स राइट, ठीक है। डायग्राम नंबर थ्री पे है। डायग्राम नंबर थ्री में राइट हैंड साइड पे क्या बन रहा है? नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल के लिहाज से इसको रख के अगर हम चेक करें तो यहां पे करंट का डायरेक्शन ऐसे बन रहा है। नॉर्थ पोल के लिहाज से करंट का डायरेक्शन ऐसे, यहां से करंट आया डाउन, यहां से हुआ लेफ्ट। लेफ्ट जाने का मतलब पॉइंटर डिफ्लेक्शन भी कैसे होनी चाहिए? टूवर्ड्स लेफ्ट। पॉइंटर डिफ्लेक्शन भी लेफ्ट। डायग्राम थ्री में बताएं पॉइंटर डिफ्लेक्शन किधर होनी चाहिए? पॉइंटर डिफ्लेक्शन टूवर्ड्स लेफ्ट, शाबाश। पॉइंटर डिफ्लेक्शन लेफ्ट। ये थंब, राइट हैंड साइड का थंब इन अ डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ आ गया। फिंगर्स की कर्लिंग आ गई ऐसे, करंट डाउन देन लेफ्ट, मतलब पॉइंटर डिफ्लेक्शन भी कैसे हो गई? टूवर्ड्स लेफ्ट, ठीक है। डायग्राम नंबर फोर, डायग्राम फोर में थंब का डायरेक्शन ये, फिंगर्स की कर्लिंग ऐसे, यहां से करंट पूरा ऊपर जा रहा है, घूम के करंट नीचे की तरफ आया, देन राइटवर्ड करंट फ्लो कर रहा है, तो पॉइंटर डिफ्लेक्शन भी कैसे होनी चाहिए? राइटवर्ड होनी चाहिए, ठीक है। बात समझ में आ रही है भाई सब लोगों को? मसला तो नहीं है इसमें कोई? अगर पिक्चर्स लेनी है तो पिक्चर ले लें, फिर उसको बंद करते हैं शुरू से। अच्छा भाई, एक मिनट जरा रुक जाए। पहले पिक्चर तो हो गई है भाई, ठीक है। वैसे तो मिला के पहली पिक्चर यहीं से लेके यहाँ तक। फर्स्ट पिक्चर ये थी, एंड सेकंड जो है वो ये वाली। डन है भाई? कोई मसला तो नहीं है उसमें किसी को?